अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। ऑडियो लीक्स का मामला हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान माजराई का बाइस बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून इस ऑडियो की बुनियाद पर अदलिया से मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सज़ाएँ ख़त्म करने के मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि ऑडियो लीक्स जाली है और इसके पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये ऑडियो असली है? साफ़ी अहमद नूरानी और मुस्लिम लीग नून का दावा है कि एक अमरीकी कंपनी ने इसका फोरेंसिक किया है और ये ऑडियो असली है, जबकि मारूफ वकील अजहर सिद्दीक के मुताबिक मियाँ साकिब निसार की ऑडियो का फोरेंसिक करवा लिया गया है। ऑडियो का फोरेंसिक पाकिस्तान और इंग्लैंड में करवाया गया है। फोरेंसिक कंपनी ने तस्दीक की है कि साकिब निसार की ऑडियो जाली है। वो इस हवाले से जल्द फोरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने मरीम नवाज को भी चैलेंज किया है कि वो ऑडियो लेकर अदालत जाएं, जबकि अजहर सिद्दीक ने राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक भी कहा कि जिस नोटरी पब्लिक ने राना शमीम का बयान हल्फी तस्दीक किया, इससे एक जाली बयान हल्फी भी बनवाया गया है। एक शख्स ने गवर्नर हाउस लाहौर के मालिक होने का दावा किया है और नोटरी पब्लिक ने इस बयान हल्फी की भी तस्दीक कर दी है। ऑडियो लीक्स की हकीकत क्या है, इसका मुल्की सियासत और अदलिया पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के MNA अली गौहर बलोच साहब को। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं जो कि PTI के रहनुमा हैं पंजाब से, और इसके अलावा अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शौकत बसरा साहब से पूछूंगा कि सर ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वीडियो लीक्स आ रही हैं, गवर्नमेंट इनको किस तरह डील करेगी और आपका इस पे बयानिया क्या है? हुकूमत क्या कहती है? ये अदालतों में आप मामला क्यों नहीं लेके जाते? अगर महसूस होता है कि किसी जगह अदलिया की तज़ीक हो रही है या इदारों की तज़ीक हो रही है, तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अदालत में जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो लीक्स किस सिलसिले में आ रही हैं, कि कौन से केस के सिलसिले में आ रही हैं, वो किनका है? वो है मियाँ साहब का और मरियम बीबी का। अगर उनको ये कह रहे हैं कि ये असली है, हमने फोरेंसिक भी करवाए हुए हैं, और आपने कहा कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर रिलीफ दिया जाए, तो उस रिलीफ का फोरम कौन सा है? क्या उस रिलीफ का फोरम मीडिया है? क्या सोशल मीडिया है? क्या सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? या उसका फोरम वो अदालत है जहां पर केस समाअत हो रहा है? वहां पर इनको चाहिए कि अरशद मलिक, आज देखे ना, अरशद मलिक की जब के वीडियो आई थी, क्या क्या जमीन और आसमान के कलाबे बुलाए गए, बहुत बड़ा सबूत हाथ में आ गया। इसी तरह अभी राना शमीम का एफिडेविट आया, उसके फौरी बाद साकिब निसार साहब का ऑडियो स्टेटमेंट वो वायरल कर दिया गया। आज मेरा ख्याल में इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अदालत में पेशी थी आज से 2 दिन पहले मरियम बीबी की। मैं खुद भी एक वकील हूँ, माशाल्लाह अजहर सिद्दीक साहब आपके साथ हैं। मुझे बताइए कि आखिर ये सारी इनसे फायदा मिल सकता है और इस बुनियाद पे वो एक्विट हो सकते हैं, तो इनको उस अदालत में क्यों पेश नहीं किया जा रहा और क्यों नहीं इसका फायदा लिया जा रहा? नंबर 1, आपको याद होगा कि मलक कयूम साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जब ऑडियो आई थी, उस बुनियाद पर, और वो किनके सजाएं दिलवा रहे थे उस वक्त? ये सजाएं दिलवा रहे थे बेनजीर साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने फिर उस ऑडियो को पेश किया कोर्ट के अंदर, और ना सिर्फ वो एक्विट हुए बल्कि जज साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनमें कोई ये जेन्युइन होती, इनको रिलीफ मिल सकता, तो मेरे भाई ये कब की अदालतों में जा चुकी होती। हुकूमत का काम, क्योंकि हुकूमत ने इस पे तो कुछ नहीं करना, इस पे तो उन्होंने करना है जो इस पे क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं सिद्दीकी साहब, इनकी जेन्युइन होने का, इनकी ऑथेंटिसिटी का, कि आज जिन बुनियाद केस जो जिस वजह से देख रहा, मैं सियासी कारकुन हूं, अगर मैं इलेक्शन लड़ने के नाअहल हो जाता हूं, और नाअहल भी सारी उम्र के लिए हो जाता हूं, और मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट सबूत आ जाए, तो उसके बाद भाई मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूं? मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं मैं मीडिया खेलूं, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं,
चले शौकत बसरा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम अली गौर बलोच साहब से पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि जब इतने सबूत आ रहे हैं, राना अरशद वाली जो बात थी वो तो बहुत मलिक अरशद वाली बात काफ़ी पुरानी हो गई, बल्कि उनकी तो डेथ भी हो गई, और उसके बाद भी जो सबूत आ रहे हैं, तो कोई सबूत जो है अदालत में मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं पेश कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो हम अपने वकला की मशावरत के साथ, जिस तरह से कि मरियम नवाज़ साहिबा ने 2 रोज़ कबल एक प्रेस टॉक की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हम अपने वकला की मशावरत के बाद, और हमने अगर हमारे वकला ने ज़रूरत महसूस की तो हम लाजमी जो है ये अदालतों में भी पेश करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो एक ऑडियो लीक्स पर भी बात करते हैं और वीडियोस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको पता है कि यहाँ पर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने भी एक बयान दिया था, और आपको पता है कि उस बयान की पादाश में उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। लेकिन जिन हक़ाइक़ से उन्होंने पर्दा उठाया था, जिन राज़ों से उन्होंने पर्दा उठाया था, उनके ऊपर ना ही कोई तहकीक की गई और ना ही ज़िम्मेदारों का तयन किया गया और ना ही उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज की तरफ आते हैं। उन्होंने एफिडेविट दिया है, वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये एफिडेविट जो है वो मतलब है कि मेरा है, और वो उसके लिए उनको भी शायद कंटेम्प्ट में या इस तरह से अदालत में बुला लिया गया है। लेकिन जिन लोगों के बारे में की गई, वो जस्टिस साकिब निसार साहब, रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस, तो वो मतलब है कि उनके ना ही वो ख़ुद आने के लिए तैयार हैं और ना ही उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है एक और जज साहब ने, मतलब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज हैं, तो वो उनके मतलब है कि इल्ज़ामों के ऊपर उनके चाहिए तो ये था कि साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाता और फिर तयन किया जाता कि दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन इधर भी लगता है कि अभी तक सिर्फ वो चीफ जज साहब को बुलाया गया है, दूसरे तरफ वाले फरीक को जो है वो मतलब है कि नहीं तलब किया गया और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बज़ाहिर तो लग रहा है कि शायद ना हो। नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन लोगों को इस वजह से बुलाया है क्योंकि इन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। वो तो अगर आप मुस्लिम लीग नून ये केस लेके अदालत में जाती है तो फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को बुलाया जाएगा। उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने ये खबर शाया की थी और जिनकी वजह से शाया हुई और अदालत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की गई। नहीं, उसमें वो एफिडेविट भी तो अदालत में चला गया ना, उनको भी तो तलब किया गया ना, जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि अरशद मलिक साहब की वीडियो आई। अरशद मलिक साहब ने इतराफ़ किया कि किस तरह से प्रेशराइज करके उनसे फ़ैसले लिए गए और वो उन तमाम राज़ों पर से पर्दा उठाया, जिस तरह से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, जिस तरह से विक्टिमाइजेशन की जाती है, जिस तरह से हुकूमतें बनाई और तोड़ी जाती हैं, किस तरह से लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी और तब्दील की जाती हैं। तो उसके बाद ये भी हैरान कुन बात है कि जस्टिस अरशद मलिक साहब को तो उस वीडियो की पादाश में जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने फैसला दिया उसको कालदम आज तक नहीं किया गया। अभी बसरा साहब फरमा रहे थे कि जस्टिस क्यूम वाले केस में मतलब है जो वो उन लोगों की सज़ाएं ख़त्म की गई, लेकिन इधर तो जजों को हटाया गया है। जिन लोगों ने कोई हक और सच की बात की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है कि आपने ये मतलब है कि राज़ों पर से पर्दा क्यों उठाया गया है, लेकिन उन फैसलों को कालदम करार नहीं दिया गया। फिर एक नाम निहाद टीवी चैनल ने जी आप करें, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं अपनी बात को बिल्कुल समेट रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक नाम निहाद टीवी चैनल ने सबसे पहले तो जब ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब ने एफिडेविट दिया तो सबसे पहले साकिब निसार साहब ने कहा, जो उन्होंने बयान जारी किया मीडिया के ऊपर कि भाई नहीं ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है और ये तो फेक वीडियो। फिर जब समा चैनल के साथ मिल के मतलब है कि इसको वो सारे किस्से को मतलब है कि एक नया रंग देने की कोशिश की गई, तो उधर तो फिर साकिब निसार साहब ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि ये मेरी ही आवाज़ है, लेकिन ये तो फलां जलसे की थी और ये थी, मतलब जलसा मुराद की किसी फंक्शन की थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो अल्फाज उन्होंने 2-4 कहे, आधे फ़िक्रे तो तस्लीम कर ली ये मेरी आवाज़ है, बाकी वाले जो फ़िक्रे थे वो चैनल वाले क्यों खा गए और उसके बारे में क्यों नहीं कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम साहिबा को जिसमें सज़ा देने की बात हो रही थी उनको तस्लीम नहीं किया, जो आधे फ़िक्रे थे उनको तस्लीम कर लिया। चलें, ये तो है कि उनसे इतराफ़ जुर्म तो हो गया कि भाई ये वाकई आवाज़ मेरी है, ये भी उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो फिर जस्टिस कादी फायद ईसा वाली आप बात देख लें कि किस तरह से एक जज के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब एक झूठा रेफरेंस दायर किया उनको प्रेशराइज करने के लिए, और किस तरह से मतलब है कि लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, किस तरह से ये सारे सिस्टम को। तो अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि ये तमाम चेहरे अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। बात मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की सिर्फ सजाओं की नहीं है, वो तो हमें पता है। जब हम जमहूरियत की बहाली की बात करेंगे, जब हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे, तो फिर हमें इन मुश्किलात और इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि इतना आसान काम नहीं है। ये हमारी लीडरशिप ने अपनी मर्जी के साथ रास्ता चुना है कि हम पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम वोट के तकद्दुस की बहाली चाहते हैं, हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें कह दो बंद की सोचते भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मुकदमात भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी हुकूमतों को भी गिराया जा रहा है, हमारे लोगों को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर कदम जो है वो मंजिल की तरफ उठ रहा है। मरियम नवाज साहब और पाकिस्तान की पूरी कौम और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम भी करते हैं। अली गौर बलोच साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। बलोच साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद मैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब के पास जाऊंगा और उनके ऊपर इनकी कानूनी जो नुक्ता नज़र है वो लूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, इसके आप ऊपर क्या अपना नुक्ता नज़र देंगे? एक तो लीगल वैल्यूज़ बताइए इन चीज़ों की, और दूसरी बताइए कि ये कितनी एथेंटिक है, इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि जज अरशद मलिक साहब को सबकदोश कर दिया गया था लेकिन वो सज़ाएँ रिवर्ट नहीं की, तो इस पर मैं ज़रा अपना कानूनी नुक्ता नज़र दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया नसीम सिंह साहब। मैं करूँगा कुछ पोलिटिकली बड़ा मुश्किल होता है सच कौम के सामने। पहले तो मैं अरशद मलिक साहब के हवाले से आपको बताता चलूं। अरशद मलिक साहब की बात, अरशद मलिक साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट लावर्जी एफिडेविट की बुनियाद पर उन्हें बरतरफ नहीं। वो एक जज होने की हैसियत से नवाज शरीफ के घर मिले और मक्का मुकरमा में वहां हसन और हुसैन नवाज से मुलाकात, ये उनका एडमिशन था और यही चार्जशीट थी उसके ऊपर। और इसी चार्जशीट की बुनियाद पर उन्हें बरतरफ किया गया कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन सकते। अब ये कहना कि इस बुनियाद पर वो फैसला भी रिवर्स कर दिया जाए, एक कानून के अदना तालिब इल्म होने से या ना भी सही अपना को अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि उस फैसले की हैसियत कोई नहीं है। अगर इतनी सी छोटी सी बात होती तो 2019 से अब तक इनकी अपीलें अलाउ हो चुकी होती। अब मैं आता हूँ थोड़े से हकायक की तरफ। अरशद मलिक साहब के हवाले से मैं जो कि तारीखी बात अब आपके सामने रखा, दोनों केस अल अजीजिया और एवनफील्ड ये चल रहे थे जज बशीर के पास। एवनफील्ड के अंदर सजा हो गई। अल अजीजिया के अंदर बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे अशतर साहब के दफ्तर में मेरे एक एसोसिएट है, मेरे दोस्त है वकील वहां थे। उन्होंने बताया कि एक जज लगाया जा रहा है। अरशद मलिक की वीडियो इनके पास आ गई बाकायदा। उस वक्त इन्होंने जज तब्दील कराया और ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। फिर केस वहां से जज बशीर से ट्रांसफर करवाया, ये भी रिकॉर्ड की बात है। जज बशीर तो आज भी मौजूद है वहां पर, वहां से ट्रांसफर करा के अरशद के पास लगवाया गया और अरशद ने इनको
एडवांटेज दिया। कैसी एडवांटेज दिया? एप्पलफील्ड के अंदर सजा हुई 10 साल, अल अजीजिया में उतनी क्वांटम के में सजा दी 7 साल, फ्लैगशिप में उसने बरी कर दिया इनको। वो अगर तो जज वो बिका हुआ था, प्रेशर पे था, तो फ्लैगशिप में भी सजा देनी चाहिए थी। अब मैं ले आता हूं इस बात को, यही वीडियो आई, वीडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया, आज खुद नोटिस लेने का पता नहीं क्या, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें गई। पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 679 अगस्त 2019 के अंदर फैसला होता है। 7 प्रिंसिपल तय होते हैं कि ऐसी ऑडियो ऐसी वीडियो आती है, उसका पहले फोरेंसिक कराएं, उसे ट्रायल कोर्ट में लेकर जाए, ट्रायल कोर्ट में साबित करेंगे सच है, फिर ट्रायल कोर्ट में यह भी साबित कर रहा है कि जो बात कही जा रही है, जो इल्जाम अब लगाए जा रहे हैं, क्या उसका उस जजमेंट पे इफेक्ट हुआ? आपके सामने है। इन्होंने 2019 से लेकर आज तक किसी कोर्ट में लेकर नहीं गए। दफ्तर में राना शमीम वहां बैठे हुए थे और ये हमारे पास सबूत हैं। एक राइट टाइम के ऊपर ये ऐसे बात नहीं हम कर रहे, ये बकायदा राइट टाइम पे पेश करेंगे और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अदालतों को जो बदनाम करने का इन्होंने ठेका उठा लिया ना, पहले इन्होंने पाक फौज को बदनाम किया, फिर उन्होंने अदालतों को। हज़रत सिद्दीक साहब, यहाँ पे शौकत बसरा साहब को लेने दें, आपसे मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। शौकत बसरा साहब, नहीं मैं आता हूँ आपके पास आपके पास वापस आता हूँ। शौकत बसरा साहब, जो काम हुकूमत को करने चाहिए, 3-3.5 साल हो गए हैं, आपने कहा करप्शन ख़त्म करेंगे, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, तो हुकूमत तो कोई काम नहीं कर सकी, बल्कि हज़रत सिद्दीक साहब ने ज़्यादा चीज़ें डिग आउट कर ली। क्या कहते हैं आप? मैं पहले तो सिर्फ एक फिक्रा कह के, बलोच साहब हमारे भाई हैं, आपने जो उनको सवाल किया कि आपके हाथ में इतने बड़े सबूत लग गए हैं, तो आप क्यों नहीं कोर्ट पे लेके जा रहे? उन्होंने सिर्फ इस बात का जवाब नहीं दिया, बाकी उन्होंने हर तरह की गुफ्तगू फरमाई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतने बड़े सबूत इनको मिल गए हैं। अभी अरशद मलिक साहब को भी 6 महीने हो गए हैं, उनके ऊपर भी सोच विचार हो रही है। 10-15 दिन से जस्टिस शमीम साहब वाला भी है, अब ये भी इस पर सोच विचार हो रही है, तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, 70 साल वो तो हुक्मरान नहीं रहा, ना ही उनकी पार्टी कभी हुकूमत में रही है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है जहां पर तमाम चीजें जो है हर जगह पे चीजें दुरुस्त हिम्मत में ना जा रही हो, तो एक शख्स आके 3 साल में 70 साल की खराबियों को दूर कर दे, 70 साल के मसाइल को हल कर दे, हर तरह पे रिफॉर्म्स कर ले, ये मुमकिन नहीं है। वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे ऊपर जाहिर है इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, एक वो ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर जाहिर है हमारी भागदौड़ ज्यादा हो रही है। कोविड की वजह से इसका हमारे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आया हुआ है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर वो चीजों को हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, चीजों को और इदारों को भी इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम इदारे जो हैं, इतनी देर तक वो इदारे ताकतवर नहीं होंगे, वो जो आइन उन्हें ताकत देता है उसके मुताबिक वो अपना काम नहीं करेंगे, मामला बेहतर नहीं हो सकते। चले अली गौर बलोच साहब से पूछते हैं। अली गौर बलोच साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हज़रत सिद्दीक साहब कह रहे थे कि जिस तरह नोटरी पब्लिक से जाके गवर्नर हाउस अपने नाम लिखवा लिया गया, तो उस नोटरी पब्लिक की क्या हैसियत है? देखें, ये तो अदर साहब जो है वो खुद वकील हैं और जाहिर है अब हर वकील की अपनी राय है, ये कोई फैसला तो नहीं माना जा सकता और मैं तो कोई वकील नहीं हूँ कि जो उनके ऊपर कानूनी पॉइंट्स के ऊपर बहस करूँ। बहरहाल बात सिर्फ ये नहीं है कि एफिडेविट दिया गया, बात यह है कि एक बंदा अपनी बात पर स्टैंड कर रहा है। एफिडेविट तो एक वो उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक अदालती प्रोसीजर है, वो तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ वो बंदा बजाते खुद स्टैंड कर रहा है। चलें इन चीफ जज साहब को भी छोड़ दें, जस्टिस सिद्दीकी साहब जो हैं वो तो आज भी मतलब है कि हयात में हैं और उन्होंने जो बयानात दिए वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं और अब अपने सिटिंग जज होते हुए अपने अदालती निज़ाम के बारे में उन्होंने बात की। फिर जो कुछ कादी फायद ईसा साहब के साथ हुआ वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है। फिर जिस तरह से एक क्रेडिबल अदारे से एक अमेरिका से मुस्तनिद रिपोर्ट आई है
और वो भी पूरी कौम ने अपनी नज़रों के साथ देखी। और फिर किस तरह से एक पाकिस्तान का लोकल टीवी चैनल जो है वो भी एक ऐसा चैनल जो कि उनके एक सूबाई वजीर जो कि पीटीआई के सूबाई वजीर हैं उनकी मलकियत है, उसने ख़रीदा है। उसके अलावा किसी और चैनल ने वो खबर जो है वो मतलब है कि नहीं कि वो जनाब सारी रिपोर्टर फौरन साकिब निसार साहब पहुंचे हैं, जनाब बहुत शुक्रिया आपने बड़ा काम किया। भाई आपने तो अपना जुर्म तस्लीम कर लिया कि आपने तो कहा कि पहले तो आप मुकर गए थे कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है जस्टिस साकिब निसार साहब, फिर जब समा वालों ने चलाई तो फिर तो आपने तस्लीम कर लिया कि ये पहले तो कहते थे कि सब कुछ जो है ये फेक है और इसकी नहीं हैसियत। गुजारिश करने का मकसद ये है कि बाकी ये बसरा साहब बैठे हैं, देखिए ये जो भी चले हमारे हम इन मामलात को चला रहे हैं, हम इन मामलात को फेस कर रहे हैं, हम इन सारी मुझे ये बताएं कि इनके वज़रा को और इनको बार बार तकलीफ क्या होती है। कुछ मामलात में इनका तो लेना देना नहीं, चूंकि इस सारा जो 2018 का इलेक्शन चुराया गया था, जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की गई थी, जिसके जरिए वो पनामा का शोर मचा और फिर बात अकामा पे आकर उनको सजा सुनाई गई, फिर आपने देखा कि उसके बाद किस तरह से व्हाट्सएप पर JITs बनी, फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज साकिब निसार साहब ने लगाए, मतलब पाकिस्तान की तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलती। फिर पनामा में तो बाकी और भी 200-300 लोग थे, आपने कभी वो किस्सा सुना? पिछले दिनों में एक वो पंडोरा बॉक्स या पंडोरा लीक्स का भी पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था, आप बताएं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? यहाँ पर अरबों के स्कैंडल चीनी चोरी के और आटा चोरी के आए, यहाँ पर BRT पेशावर से अरबों रुपए खाए गए, रिंग रोड जैसे स्कैंडल आए, आपने देखा कि कोई नैब जैसा इदारा, उनके नैब चेयरमैन साहब की भी एक वीडियो आई हुई थी। मकसद ये है कि पूरे मुल्क की डेमोक्रेसी को, चले इन चीज़ों का जवाब एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जो है वो शौकत बसरा साहब से इन सवालों के जवाब में लूँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब, आपके ऊपर सवालों की बौछार कर दी अली बलोच साहब ने, क्या जवाब देते हैं कि वज़रा को क्यों इतनी परेशानी है? चीनी स्कैंडल, गैस स्कैंडल, बाकी स्कैंडल्स के ऊपर हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही? मुझे यकीन माने बहुत हमदर्दी है बलोच साहब के साथ। बलोच साहब बहुत अच्छे और नफीस इंसान है। ज़ाहिर है जब आपके पास सवालों के जवाब बात नहीं होते तो आप फिर आए बाएं शाएं करते हैं, आप कभी लेफ्ट से कभी राइट से कभी इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। बात कुछ और हो रही है, जवाब सवाल गंदम जवाब चने। देखिए हुकूमत जो है, हुकूमत ने तो किसी किस्म की ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर ये इस तरह की गुफ्तगू हुकूमत ने क्या कहा है। हुकूमत ने तो जाहिर है जो केसेस सामने आते हैं, हम आज भी इनको कह रहे हैं आए हमारे साथ मिलकर, अगर आप लोग 70 साल 3-3 4-4 बारियां लेकर रिफॉर्म्स नहीं कर सके, आए हमारे साथ बैठे इलेक्शन रिफॉर्म्स करते, आए हमारे साथ जो करप्शन के जो निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए कवानीन बनाते हैं, आए इकोनॉमी पे बात करते हैं, आए लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज में बात करना चाहते हैं और उसके लिए भी सारा जोर इनका इस बात पे है कि भाई बड़ा सीधा जा काम सी रसीदा दे देंदे 10 दिन के पैसे कितों आए ने, तो सारी बात ही खत्म हो जानी थी। अच्छा वो नहीं करते, ये ना उसका जवाब अदालतों में देते हैं, ये बस जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, मीडिया को प्रेशराइज करने के लिए, हमें गाली गलोच देने के लिए। भाई बातें तो ये हो ही नहीं रही है। ये अब वो ना पाकिस्तान रहा है ना वो मीडिया रहा है। अभी आप देखे ना, अभी 4 दिन पहले अभी ये बड़े चैंपियन बनते थे जमहूरियत के, आयन के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, कि ये बहुत जुल्म ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है सहाफियों के साथ, चैनलों के साथ। क्या हफ्ता पहले ही पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन होटल में इन्होंने वहां पे एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सेमिनार हुआ और कहते खोदा पहाड़ निकला चूहा, और आगे से वीडियो निकल आई। वीडियो क्या निकली अंदाजा करें आप। मैं फिर नहीं, शौकत बसरा साहब, वो एक ऑडियो मरियम नवाज की भी तो आई है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन यानी कि सहाफियों के लिए हमदर्दी भी कर रहे हैं और सहाफियों के जो है वो इश्तिहार भी बंद किए जा रहे हैं। सिद्दीकी साहब यही बात मैं कह रहा हूँ। अब अंदाजा करें, अब जो एजेंडा तय किया यानी कि जो कौम का पैसा है, आप अपने मन पसंदीदा चैनल को 5-5 अरब रुपया दे रहे हैं,
और दूसरी तरफ जो बेचारे चैनल हैं जो जिन पे वहां पे कारकुन काम करते हैं उनका माशी कत्ल कर रहे हैं, और चैंपियन बनते हैं हम जमहूरियत के, चैंपियन बनते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, बातें करते हैं हम लोगों के इंसानी हकूक की, तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ गया है। इसलिए भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि बात जहां से शुरू हुई थी उसका बलोच साहब के पास क्योंकि जवाब नहीं है। बलोच साहब ने वो अपना शौकत सिद्दीकी साहब का भी जिक्र किया, तो मैं अजहर सिद्दीक साहब से कहूंगा कि उसके ऊपर जरा रोशनी डालें, वो क्या मामला है, उन्होंने जो बात की उसकी कानूनी क्या वैल्यू है, और क्या उनके जो बयान है उसको अदालत में लाना चाहिए नून लीग को। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मैं उससे पहले सिर्फ एक बात पहली मैं खत्म कर दूं ताकि करंट ठीक हो जाए। 2 महीने पहले अहमद रुहानी ने इसका फोरेंसिक करा लिया था, 2 महीने अंडे देते रहे, वहां पर बैठे रहे, उन्होंने लीक किया, चेन ऑफ इवेंट तय किए गए, वहां पर वो ऑडियो सुनाएगी जज साहब को। जज साहब ने यकीन कर लिया कि वो सच है। अब रिकॉर्ड की बात मैं आपको लेके आता हूँ। 6 जुलाई 2018 को कि इरफान सिद्दीकी से क्या ताल्लुक है, और इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ के राइट हैंड जैसे उन्होंने अताउल्लाह कासमी, अपना अफसार आलम, हारे को नवाजा, उनसे ताल्लुक है। शौकत सिद्दीकी साहब ने घर बनाए अपने, और वो बाकायदा अपना कबूतरों के पिंजरे, पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे थे। इन्होंने तरीका ढूंढा कि मैं किस तरह बचूं। इन्होंने जो GHQ के सामने बाहर रास्ता है उसको खोलने का कह दिया। उसको खोलने के हवाले से जनरल फैज साहब मिले कि खुदारा लॉ एंड सिक्योरिटी का मसला है, उस हवाले से गए। उन्होंने ये सारे हालात और वाक़या देखे, सुबानी बातें शुरू कर दी और बाहर में बातें कर दी। अब उनके अगेंस्ट ये रेफरेंस चला कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। अगर शौकत सिद्दीकी साहब को ये सारा कुछ सच पता था तो ये क्या करते? मिसाल के तौर पर ये सारी बातें अगर प्रेशर था इनके ऊपर तो ट्रायल कोर्ट में ये क्यों नहीं कहा? 5 जजों के बारे में बड़ी बातें करते, ट्रायल कोर्ट में लेके आते, एविडेंस लेके आते, शौकत सिद्दीकी को प्रोड्यूस करते थे। वहां तो कुछ नहीं किया। खाली जुबानी कलामी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो समझने वाली बात है कि शौकत सिद्दीकी साहब इन्हीं के एजेंडे पे चल रहे थे, और मैं जो कि लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा हूं। 2007 की लॉयर्स मूवमेंट जब नवाज शरीफ ने चलाई थी, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी, फखरुद्दीन, मैं इनके मॉडल टाउन के घरों में जाता रहा हूं। ये जजेस कई ऐसे जो है वो तैनात किए गए इनके अपने, कि सबसे ज्यादा जुडिशरी इनके लिए मसाइल पैदा करती थी। जुडिशरी में 104 जज निकाले गए। तारीखी तौर पर बात है कि नवाज शरीफ ने, नून लीग ने जब भी जज रखे वो नहीं निकाले गए, पीपल्स पार्टी ने जब भी जज रखे हैं वो जज निकाले गए। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। अब मैं आता हूँ असल हकायक की तरफ। छोड़े इस बात को, मान ले अगर सही भी है भाई, आपके 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग ले आते, एविडेंस मनी ट्रेल ले आते, फिर गया GIT में 60 दिन ले आते, मनी ट्रेल रोका था किसी ने आपको, और फिर 6 दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में चली, और वो जहां ये कहते हैं ना कामा, अब कानून आप पता हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। 62 सादक और अमीन, आपने डिक्लेयर करना था कि आप अपनी बेटे की कंपनी में मुलाजिम है, तनख्वाह का इशू नहीं है। आपने मुलाजमत के कॉन्टेक्स्ट में जो पैसे आ रहे हैं आपने डिक्लेयर नहीं किया। जब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और जजमेंट पहले रिकॉर्ड में कोई नई जजमेंट नहीं आई है, और फिर मामला गया नैब के पास, नैब ने इंक्वायरी की, नैब पूछता रहा, लेके आए, फिर नैब में बकायदा ट्रायल हुआ। वो ट्रायल में आप दे रहे थे एविडेंस, आपको रोका था किसी ने। फिर कमाल की बात है, अच्छा चले ये जुबानी कलामी हो गया ऑर्डर। अब जुबानी कलामी ऑर्डर हो गया ना, अपीलों में नवाज शरीफ साहब जहां से भाग गए, एब्सकॉन्डर हो गए। आकर आप कैसे चलाएं, आज डे टू डे ट्रायल चलाएं, डे टू डे अपीलें चलाएं। कभी आपका वकील बीमार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी नया वकील आ जाता है। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो भाई डे टू डे जाके अपील की गुजारिश करें। अगर सिद्दीक साहब टाइम मेरे पास कम है, अली गौर बलोच साहब से इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। अली गौर बलोच साहब ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि एविडेंस कोई अदालत में पेश नहीं किया जाता। अगर एवनफील्ड की भी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई एविडेंस कतरी खत के अलावा नहीं जमा कराया गया, तो एविडेंस क्यों नहीं पेश करते? कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपने आप को इनोसेंट प्रूफ क्यों नहीं करते? देखें, अभी वकील साहब जो बात कर रहे थे, खैर वो तो मतलब है कि जाहिर है उनकी अपनी राय है, लेकिन उनका इंतहाई वो मतलब है कि बायस तरीका है। और ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप टॉक शोज में जो है ना हर पार्टी का एक वकील बिठा लिया करें, ताकि लीगली जाहिर है उनका नॉलेज ज़्यादा है। बसरा साहब ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, और जो मैंने हकायक से बसरा साहब कहते हैं आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। 2-4 मेरी गुजारिश है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एक टॉक शोज के लिए पिछले
3 साल से मैं देख रहा हूँ एक रटी हुई है तकरीर, 2-4 अल्फाज रटे हुए हैं, वो चने वाली मिसाल एक रटी हुई। आप इनके 15 टॉक शो निकालें, हर में यही फिक्र है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि 6 महीने बाद तो एक तकरीर बदल लिया करें, वही स्पीच, वही घिसे पिटे अल्फाज, वही मतलब एक हुकूमत जो पाकिस्तान के खजाने से अरबों रुपए रोजाना बेसिस पे लूट रही है और नैब का चेयरमैन उनकी तरफ देखता नहीं। नैब न्याजी गठजोड़ है, वो न्याजी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड वोट चोर का खिताब दिया है। किस तरह से इनके वुज़रा ने लाइन खड़े होकर, ये इदारों की बात करते हैं, इन्होंने लाइन में खड़े होकर गालियां दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देने और जला देने की बातें की हैं। मकसद ये है कि ये इनका टेम्परामेंट है, ये तरीका, चूंकि ये कठपुतली गवर्नमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को किस तरह से आप देख लें कि उस निज़ाम को मफलूज किया जाता है, किस तरह से आइन और कानून की जो मतलब है बालादस्ती है उसको किस तरह से मुतासर किया जाता है, पूरे जमहूरियत और पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से सोबताज किया जाता है। इसकी मिसाल, इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ कौम पर आश्कार हो चुकी हैं। ये कठपुतली हुकूमत जो पाकिस्तान के खजाने को लूट रही है, ये कठपुतली हुकूमत, आप बताएं इनकी कारकर्दगी क्या है? चीनी के रेट किधर चले गए, अद्वियात में 600% इजाफा हो चुका है, आटा, घी, चीनी, दालें। अली गौर बलोच साहब, मेरे पास टाइम की कमी है। अली गौर बलोच साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजहर सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम बात जिस तरह कर रहे थे ऑडियो लीक्स पे, उसके अलावा वीडियो लीक्स के ऊपर, ये किसी समझदार मुआशरे के अंदर ये चीज़ें अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि इसमें कोई अथेंटिसिटी नहीं होती। अगर आपने कोई सबूत पेश करने तो उनको अदालतों में सबूत पेश करने चाहिए, ना कि किसी की किरदार कशी करनी चाहिए या इदारों के ऊपर हर्फ उठाना चाहिए, क्योंकि तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के इदारे हैं। तो मेरे ख्याल से अदालती जंग अगर अदालतों के अंदर ही लड़ी जाए तो वो बेहतर रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।